अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग, जो कि हमारे साथ पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके आज हम केम्यू पास्ट एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि पिछले पार्ट में हमने एमसीक्यूज़ नंबर 35 तक डिस्कशन कर ली थी, जिसमें हमने 35 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिए थे। आज की लेक्चर की शुरुआत हम एमसीक्यूज़ नंबर 36 से करेंगे। हमारे साथ एमसीक्यूज़ नंबर 36 मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि अ पेशेंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोज ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। A nurse checking the patient lab result would expect which of the following changes। कहते हैं कि एक पेशेंट है जिनको जो है हॉस्पिटल लाया गया है और उनको जो है एडमिट किया गया है एक प्रॉब्लम के साथ। क्या प्रॉब्लम है उनको? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उनको, ठीक है। मतलब ये है कि इस कंडीशन में पेशेंट की जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन उसकी हो रही होती है। तो ओवर सिक्रीशन की वजह से इसको क्या कहते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन होते हैं वो ओवरली सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जब नर्स ने पेशेंट के लैब रिजल्ट को चेक किए तो लैब रिजल्ट्स के दौरान जो है पेशेंट में क्या क्या चेंजेस जो है नर्स ने किया, एक्सपेक्ट किए, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस जो है पेशेंट में हो सकती है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं: लो सीरम पैराथायराइड हार्मोन, एलिवेटेड सीरम विटामिन डी, एलिवेटेड सीरम कैल्शियम या लो यूरिन कैल्शियम। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 36 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ व्हाट? ऑप्शन सी आपके पास क्या है? एलिवेटेड सीरम कैल्शियम। मतलब सीरम में जो कैल्शियम की मिकदार है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। एमसीक्यूज 37 में कहते हैं द टर्म ब्लू ब्लॉटर इज़ यूज टू डिस्क्राइब पेशेंट विद। कहते हैं कि हमारे साथ जो टर्म ब्लू ब्लॉटर है तो ये किस तरह के पेशेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फेसीमा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ब्लू ब्लॉटर टर्म जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। एमसीक्यूज 38 में कहते हैं इंसुलिन इज़ अ नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड और ऑर्गन। इंसुलिन जो है ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि किस ऑर्गन या ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? तो ये आपके जो पैनक्रियाज है वहाँ से इसकी क्या होती है? सिक्रीशन होती है। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। 39 में कहता है पीपल विद डायबिटीज़ आर प्रोन टू। कहते हैं कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है तो उनको हर वक्त कौन सा ख़तरा जो है वो लाहक रहती है? तो 39 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ इन्फेक्शन। हर टाइम जो है वो इन्फेक्शन को क्या होते हैं? प्रोन होते हैं, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स या रिस्क जो है वो ज़्यादा होती है डायबिटिक पेशेंट को। 40 में कहते हैं मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या हो सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रीन फाइब्रॉइड्स, इनकॉन्टिनेंस या इनफर्टिलिटी। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है ये हमारे साथ मेजर कॉम्प्लिकेशन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का। एंडोमेट्रियोसिस जो है ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें एक एबनॉर्मल लाइनिंग जो कि यूट्रीन वाल की तरह होती है, ठीक है, वो यूट्रीन से बाहर जो है ग्रो कर जाती है। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। 41 में कहते हैं द प्रोस्टेट ग्लैंड। हमारे साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या होती है? मेक फ्लूइड दैट नरिश स्पर्म, स्टेरिलाइज यूरिन इन मेन, फिल्टर यूरिन इन मेन या इज बेकअप स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमारे साथ क्या रोल प्ले करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये हमारे साथ
ऑप्शन ए आएगा, मतलब मेक फ्लूइड दैट नरिश स्पर्म, ठीक है, ऐसे फ्लूइड को बनाता है जो कि स्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट देती है, ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 42 में कहते हैं अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज अबाउट टू ऑर्डर लंच, which food selection is best for this patient based on the dietary needs at this time। कहते हैं एक पेशेंट है जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और इनको जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है, इनको लंच करने की ऑर्डर दी गई है, तो लंच में जो है इस टाइम वो किस तरह का खुराक ग़िज़ा जो है लेंगे, इनकी डाइट क्या होंगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 42 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ व्हाट, ब्रोकोली, सैलेड, कॉटेज चीज़ एंड पीचेस, ठीक है, ये क्या है, ये इनकी डाइट होगी, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट के, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। MCQs 43 में कहते हैं अ कंडीशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड विच लीड टू अंडर एक्टिविटी, कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें थायराइड जो है क्रॉनिकली उसमें इन्फ्लेमेशन काज हुई होती है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गाइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरॉयडाइटिस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 43 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, विच इज़ व्हाट, थायरॉयडाइटिस, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा, ठीक है। MCQ 44 if a person has an ischemic stroke, how quickly should the person treat it to minimize long term problem, ठीक है, कहते हैं कि अगर एक बंदा है उनको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है तो कितनी जल्दी जो है हमें इनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए ताकि इस इस्कीमिक स्ट्रोक के जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, मसाइल है, उससे ये बच सके, उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। तो कितने टाइम के अंदर अंदर हमें इनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, विद इन 30 मिनट, विद इन 1 आवर, विद इन 3 आवर या विद इन 4 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 44 में आपके पास क्या आएगा, विद इन 3 आवर, 3 घंटों के अंदर अंदर अगर हम इनको सही ट्रीटमेंट देते हैं तो इस्कीमिक स्ट्रोक के जो मेजर प्रॉब्लम है उससे ये पेशेंट क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, या वो प्रॉब्लम जो है मिनिमाइज हो जाएंगे। MCQ 45 में कहते हैं द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एंड नोट्स ब्रोडजिंकी साइन एंड कर्निंग साइन, ठीक है, दीज आर 2 क्लासिक साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, ठीक है, कहते हैं कि एक नर्स है जो कि अपने पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट के दौरान नर्स ने जो है ब्रोडजिंकी साइन और कर्निंग साइन को जो है नोट कर लिए हैं। तो ब्रोडजिंकी साइन और जो कर्निंग साइन है तो ये हमारे साथ मंजूल में से कौन से डिसऑर्डर के 2 क्लासिक साइन है, सीजर डिसऑर्डर के, मेनिंजाइटिस की, पार्किंसन डिजीज़ की या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगी, मेनिंजाइटिस आएंगी, ऑप्शन बी। MCQs 46 में कहते हैं इपिलिप्सी इज़ मोस्ट लाइकली टू बिगिन इन विच एज ग्रुप, इपिलिप्सी जो है किस उम्र की लोगों से जो है इसकी शुरुआत होती है, अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एज ओवर 65 या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन 46 में हमारे साथ ऑल ऑफ द अबव, किसी भी एज के लोगों को ये स्टार्ट हो सकती है। 47 माइग्रेन कैन बी वेरी पेनफुल एंड debilitating headache that involve the blood vessels. Doctors don't know exactly what cause migraine, but possible causes include। अच्छा जी, माइग्रेन जो है ये हमारे साथ एक बहुत पेनफुल और डिबिलिटेटिंग हेडेक होती है, सर दर्द होता है जिसमें ब्लड वेसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर्स को जो है इसके जो एग्जैक्ट रीजंस है, वजूहात है, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ मुमकिन काजेज़ जो है वो हो सकते हैं। तो वो मुमकिन काजेज़ कौन कौन से हैं जिसकी वजह से माइग्रेन जो है ये काज हो सकता है, तो चेंजेस इन ब्लड फ्लो इन ब्रेन, ट्राइजेमिनल नर्व सिस्टम, या चेंजेस इन सेरोटोनिन लेवल, या ऑप्शन डी हमारे साथ बोथ ए एंड सी आता है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा, जो कि हमारे साथ क्या है,
चेंजेस इन ब्लड फ्लो इन ब्रेन में ब्लड फ्लो में चेंजेस आने की वजह से, और जो सेरोटोनिन लेवल है इसमें चेंजेस आने की वजह से माइग्रेन जो है ये काज हो सकता है। 48 में कहते हैं द वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ मे बी अ सिम्टम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नोन एज द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो सबसे सख्त जो सर दर्द होता है, ठीक है, मे बी सिम्टम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नोन एज, जो कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन की सिम्टम्स में भी जो है मिल सकता है, जिससे जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। तो उसके सिम्टम्स, उस तरह के इन्फेक्शन के सिम्टम्स में भी ये शदीद सर दर्द जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हो सकता है? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये तो बैक्टीरियल नेम है, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई, या माइग्रेन हेडेक हो गई। तो 48 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन का आएगा ऑप्शन सी आएगा, विच इज मेनिंजाइटिस। सही है। MCQs नंबर 49, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर डिजीज फॉर डेवलपिंग इज, कहते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ के डेवलप होने के लिए हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से अल्जाइमर काज होता है, तो वो क्या है? हेरिडिटी, एज, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन 49 में आपके पास क्या आएगी? एज आएगी। एज मतलब लोगों की उम्र जब बढ़ती चली जाती है तो ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज़ के केसेस क्या होते हैं? रिपोर्ट होते हैं। 50 में कहते हैं हाउ लॉन्ग इज़ द एवरेज टाइम फॉर द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज सिम्टम, कहते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं तो वो कितने टाइम के अंदर जो है वो ऑनसेट होती है, उसकी शुरुआत होती है, वो चालू होती है, ठीक है। हमें कितने टाइम बाद जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं? 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, या 20 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 50 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज 8 ईयर। 51 में कहते हैं डैश इज डिफाइंड एज परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ ईयर स्पेसेस accompanied बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ alveolar wall एंड कैपिलरी बेड, कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो ईयर स्पेसेस होते हैं वो परमानेंटली इनलार्ज हो जाते हैं और इसके साथ साथ अल्व्यूलर वॉल और जो कैपिलरी बेड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एम्फेजीमा, या प्लूराइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन 51 में आपके पास क्या आएगी? ऑप्शन सी आएगा, विच इज एम्फाइजीमा, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। 52 में कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू दैट इज मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री, कहते हैं वो क्या वैल्यू है जो कि स्पायरोमेट्री के ज़रिए हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिचुअल कैपेसिटी, फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या रेजिचुअल वॉल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन 52 में आपके पास क्या आएगा? रेजिचुअल वॉल्यूम आएगा, ऑप्शन डी। MCQ 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, मंदरज झेल में से कौन सा जो है ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता? एजिंग, अर्ली मेनोपॉज, रेगुलर एक्सरसाइज, या स्मोकिंग। तो ऑप्शन सी आपके पास जो है ये क्या आएगा? करेक्ट आएगा, ठीक है। 53 में आपके पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आता है। 54, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज, नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो क्या है? मतलब पर मिनट के लिहाज से कितना परसेंट ग्लोमेरुलर जो है फिल्ट्रेट, या हमारी किडनी जो है कितना परसेंट फ्लूइड को फिल्ट्रेट करता है पर मिनट के लिहाज से, ठीक है। सो MCQs नंबर 54 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज 125 मिलीलीटर पर मिनट के लिहाज से हमारे किडनी जो है 125 मिलीलीटर फ्लूइड को या लिक्विड को क्या करता है? उसको फिल्ट्रेट करता है। MCQs 55 में कहते हैं टाइप ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस आर, ओस्टियोमाइलाइटिस के हमारे साथ कितने टाइप्स है? 3 है, 2 है, 4 है, या 6 है। तो आपके पास MCQs 55 में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज 3 टाइप्स है ओस्टियोमाइलाइटिस के। सही है। 56 में कहते हैं द सडन डेथ ऑफ सम ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन when the blood flow to the brain is impaired by blockage or rupture of an artery to the brain, कहते हैं कि वो कंडीशन
जिसमें ब्रेन की तरफ ब्लड ना जाने की वजह से, ब्लड फ्लो ना होने की वजह से, या ब्लड वेसल्स के ब्लॉक हो जाने की वजह से, या ब्लड वेसल के रप्चर पट जाने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन सेल्स तक नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसकी सडनली डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनकोप कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, या इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। सही है। तो MCQ 56 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट आएगा, ठीक है, जिसको हम CVA के नाम से भी जानते हैं। तो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ये वो कंडीशन होता है जिसमें एकदम से ब्रेन के सेल्स जो है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंच रही होती। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुके होते हैं या रप्चर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेल डेथ शुरू हो जाती है ब्रेन के। तो इस कंडीशन को हम सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। 57 में कहते हैं डैश इज अ पैरासोमल uncontrolled electrical discharge of neurons in the brain that interpret normal function। so ये हमारे साथ कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पैरासोमल अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स हो रही होती है जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हमारे साथ एपिलेप्सी में होता है। ऑप्शन ए आपके पास MCQ 57 में क्या आएगा? सही आएगा। 58 में कहते हैं टाइप ऑफ हेडेक फील लाइक अ कांस्टेंट एक और प्रेशर अराउंड द हेड स्पेशली एट द बेक ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है। कहते हैं कि हेडेक की वो किस्म जिसमें मुसलसल जो है हमें पेन फील हो रही होती है या प्रेशर लाइक फील हो रही होती है सर के इर्द गिर्द, जो कि ख़ास तौर पर हमें सर के पिछले और नेक के हिस्से में मतलब गर्दन के हिस्से में हमें ये पेन फील हो रही होती है, प्रेशर लाइक फील हो रही होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन से टाइप ऑफ हेडेक है? क्लस्टर हेडेक है, रिबाउंड हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, या टेंशन है? तो 58 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 59 में कहते हैं द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज। अल्जाइमर डिजीज की जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, वस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, स्ट्रेस हार्मोन, या डायमेंशिया। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 59 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, विच इज डायमेंशिया, ठीक है। MCQ 60 में कहते हैं हाशिमोटो थायरोइडाइटिस इज आ डैश कंडीशन। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस ये हमारे साथ कौन सी कंडीशन है? ऑटो इम्यून है, इन्फ्लेमेटरी है, क्रॉनिक है, या इन्फेक्शियस है? हाशिमोटो थायरोइडाइटिस जो है ये हमारे साथ ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो कि ऑटो इम्यून की वजह से काज होती है, ठीक है। अच्छा जी, 61 में कहते हैं पेन अकर ड्यू टू रियल और इम्पेडिंग टिश्यूज डैमेज स्कार। कहते हैं वो पेन जो कि रियल या इम्पेडिंग टिश्यूज के डैमेज होने की वजह से, रियल टिश्यूज या टिश्यूज के इर्द गिर्द जो दूसरे होते हैं वो डैमेज होने की वजह से काज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोपैथिक पेन कहेंगे, नोकिसेप्टिव पेन कहेंगे, फैंटम पेन कहेंगे, या इलेक्ट्रिकल पेन कहेंगे। तो 61 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, विच इज नोकिसेप्टिव पेन। 62 में कहते हैं अ क्लाइंट wound is not healing and appears to be worsen with the current treatment। कहते हैं एक क्लाइंट है जिनका वाउंड जो है वो ठीक नहीं हो रहा और मौजूदा ट्रीटमेंट के साथ वो मज़ीद ख़राब हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में नर्स क्या काम करेंगे? ठीक है, नोटिफाइंग द फिजिशियन, कॉलिंग द वाउंड केयर नर्स, चेंजिंग द वाउंड केयर ट्रीटमेंट, या कंसल्टिंग विद अनदर नर्स। तो करेक्ट ऑप्शन 62 में आपके पास क्या आएगा? कॉलिंग द वाउंड केयर नर्स, ठीक है। अगर करंट ट्रीटमेंट के साथ ठीक नहीं हो रहा तो वाउंड केयर नर्स जो है उनको दोबारा से बुलाएंगे, उनको दोबारा से देखने के लिए कहेंगे, वो उसको सही तरीके से देखेंगे, फिर उसको दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे।
63 में कहते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का जो मोस्ट कॉमन काज है तो किस वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ काज होती है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से या पैरासाइट्स की वजह से। तो 63 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉमनली काज होती है। MCQ 64 में कहते हैं नॉर्मल पीएच ऑफ स्टमक। स्टमक का हमारे साथ नॉर्मल पीएच क्या है? तो स्टमक का जो नॉर्मल पीएच है आप सबको पता है कि एसिडिक पीएच है, ठीक है। तो 64 में आपके पास MCQs ऑप्शन नंबर सी आएगा जो कि क्या है 1.5 से लेकर 3.5 तक है जो कि एसिडिक है। नॉर्मल पीएच वैल्यू आपके पास क्या है? नॉर्मल पीएच वैल्यू आपके पास 7.35 से लेकर 7.45 तक है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको हम नॉर्मल पीएच कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल पीएच इसको हम कहते हैं, ठीक है। ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अगर 7.35 से नीचे आता है तो ये एसिडिक की तरफ जाएगा, अगर 7.45 से आगे जाता है, ऊपर जाता है तो ये बेसिक की तरफ जाएगा। तो ये आप अपने साथ याद रखिए, जो ब्लड पीएच है वो भी हमारे साथ क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 7.45 होता है। अच्छा जी, 65 में कहते हैं सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन आर। हमारे साथ डेटा कलेक्शन के कितने सोर्सेज है? 3 है, 4 है, 5 है या 1 है। तो MCQ 65 में ऑप्शन ई आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा जो कि 3 सोर्सेज है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और हमारे साथ टर्शियरी होता है। 66 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज डिस्टिंक्टली हर्ड ऑन अस्कल्टेशन ओवर द एब्डोमिनल रीजन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म क्लाइंट। कहते हैं कि वो पेशेंट जिनको एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म हुआ होता है उनकी अगर हम एब्डोमिनल रीजन पर स्टेथोस्कोप रखें और एस्कल्टेशन करें तो हमें किस तरह का साउंड जो है सुनने को मिलेगा? ब्रूट, डलनेस, क्रैकल या फ्रिक्शन, रब। तो करेक्ट ऑप्शन 66 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास 66 में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा विच इज ब्रूट साउंड, ठीक है, ऑप्शन ए। 67 में कहते हैं व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। स्ट्रोक की सबसे जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या है जिसकी वजह से स्ट्रोक जो है काज हो सकती है या लाजमी तौर पर काज होगी? ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। तो जो मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के तो वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन 67 में आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो तो उसमें स्ट्रोक की काज होने के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। 68 में कहते हैं आफ्टर अंडरगोइंग अ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट टू ट्रीट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी a patient is returned to the room with a continuous bladder irritation in place. One day later the patient report bladder pain. What should the nurse do first? ठीक है, कहते हैं एक पेशेंट है जिनकी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन की गई है प्रोस्टेट ग्लैंड की ताकि उनकी जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी उनको हुई है उसको ठीक किया जा सके। जब पेशेंट को वापस लाया गया है, ठीक है, रूम में, तो उनको उस जगह पर मुसलसल जो है इरिटेशन हो रही है, इरिगेशन हो रही है, ठीक है। एक दिन बाद उनको दोबारा जब चेक किया गया तो पेशेंट ने कंप्लेंट की थी कि उनको ब्लैडर पेन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में नर्स सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो 68 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा विच इज़ व्हाट? ऑप्शन सी क्या है? Assess the irrigation catheter for patency and drainage। सबसे पहले नर्स जो है उस कैथेटर को देखेंगे कि वो ठीक काम कर रहा है, ड्रेनेज जो है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं, ठीक है, किसी किस्म की ब्लॉकेज तो नहीं है। ऑप्शन सी सही आएगा। 69 में कहते हैं डायबिटिक पेशेंट आर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इफ दे आल्सो। कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको हार्ट के डिजीज़ के रिस्क जो है वो होते हैं अगर इनमें कुछ बातें पाई जाए। तो क्या? अगर वो स्ट्रोक, अगर वो स्मोकिंग करते हो या हैव हाई DL कोलेस्ट्रॉल लेवल या टेक एस्पाइरिन या कंज्यूम हाई फाइबर डाइट।
तो करेक्ट ऑप्शन 69 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा। अगर वो स्मोकिंग भी करते हैं तो फिर हार्ट डिजीज़ के काज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 69 में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड आर, हमारे बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका प्रोडक्ट्स क्या होता है, हार्मोन्स, एंजाइम, मिनरल्स या आयंस। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हार्मोन्स होते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग जो कि हमारे साथ केएमयू पास पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका पार्ट 2 जिसको हम आज मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यूज़ पसंद आए होंगे। तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।